गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू ग्लोरियस एम्प्लीफिकेशन। पिछले वीडियो में मैंने राजस्थान के ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में बताया था और काफ़ी लोगों ने सवाल किया कि सर ये सिलेबस में कहाँ हैं, रिट के सिलेबस में कहाँ हैं। राजस्थान प्रशासनिक सेवा परीक्षा के सिलेबस में तो वो है, ये सब जानते हैं, लेकिन रिट परीक्षा के सिलेबस में भी वो है। लोग ये नहीं जानते, ये जानकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। हर वो चीज़ जो छठी से आठवीं तक आपके किताबों में मौजूद है, निश्चित तौर पर वो आपके सिलेबस में है। दूसरी चीज़ ये कि जब भी आप इस इतिहास के बारे में पढ़ेंगे तो प्रारंभिक जानकारी आपको जिन स्रोतों से मिलेगी उनका विवरण दिया गया होता है पुस्तक में, तो इसलिए आप उनकी अवहेलना ना करें और उन चीज़ों को अच्छी तरह देखें। अब आज मैं आपके सामने लाया हूँ राजस्थान के इतिहास से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण साहित्यिक ग्रंथ, और मुझे उम्मीद है कि ये आपकी इस ऑब्जेक्टिव परीक्षा और साथ ही साथ अगर कोई रिटन परीक्षा होता है, रिटन टेस्ट होता है, सब्जेक्टिव टेस्ट होता है, तो उसमें भी काम आएगा। साहित्य का बहुत बड़ा रोल है ये समझाने में कि इतिहास किस तरह से आगे बढ़ा है, कौन कौन सी ऐतिहासिक घटनाएं रही है और किस तरह से उस समय के लोगों ने अपना विज़न रखा और अपने विज़न के आधार पर उन्होंने इतिहास को रचा है। शुरुआत करते हैं हम एक महत्वपूर्ण ग्रंथ से जिसका नाम है पृथ्वीराज विजय। ये पृथ्वीराज विजय जयानक द्वारा लिखा गया है और इसमें सपाद, और अजमेर के चौहानों का इतिहास है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि अगर आप चौहान वंश की प्रारंभिक जानकारी लेना चाहते हैं, महत्वपूर्ण चौहान शासकों के बारे में जानना चाहते हैं और उन तमाम घटनाओं के बारे में जानना चाहते हैं जो चौहानों के काल में संपन्न हुई है, घटित हुई है, तो आपके लिए इस ग्रंथ का महत्व बहुत अधिक है। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं और एक और ग्रंथ है जिसका नाम है हम्मीर महाकाव्य। ये ग्रंथ नयन चंद्र सूरी द्वारा लिखा गया है। हम्मीर महाकाव्य हमें बताता है कि किस तरह से सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर पर हमला किया और रणथंबोर पर विजय प्राप्त की और किस तरह से तत्कालीन शासक हम्मीर ने अलाउद्दीन खिलजी का मुकाबला किया। ये बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है और यही वजह है कि कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। अगला हमारा महत्वपूर्ण ग्रंथ है राजवल्लभ। ये ग्रंथ मंडन द्वारा लिखा गया है। इसमें 15वीं शताब्दी की सैन्य व्यवस्था और सैन्य संगठन का उल्लेख है जो अपने आप में एक महत्वपूर्ण तथ्य है। साथ ही साथ राजवल्लभ से मेवाड़ की जानकारी मिलती है और ख़ास तौर से मेवाड़ी स्थापत्य कैसा था इसकी जानकारी भी हमें इससे मिल जाती है। अगली पुस्तक आती है राजविनोद। राजविनोद नामक पुस्तक का लेखक भट्ट सदाशिव था और इसमें मेवाड़ी गोहिलों के बारे में लिखा गया है। जहाँ तक भट्ट सदाशिव के इस राजविनोद नामक ग्रंथ का सवाल है तो मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट बता दूं कि इसमें 16वीं शताब्दी के मेवाड़ी समाज के बारे में जानकारी मिलती है। अगला जो हमारा लेखक है उसका नाम है कान्हा व्यास और इन्होंने जो ग्रंथ लिखा वो है एकलिंग महात्म्य। एकलिंग महात्म्य ग्रंथ के अंदर मेवाड़ी गुहिल शासकों का, उनके राजसी वैभव का, राजनीतिक जीवन का और तत्कालीन समाज और समाज में फैली हुई परंपराओं, साथ ही साथ कुरीतियों का अच्छा उल्लेख मिल जाता है। महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अगला ग्रंथ है करमचंद कीर्तन काव्यम। अब करमचंद्र वंश कीर्तन काव्यम ये एक ऐसा ग्रंथ है जिसे जयसोम ने लिखा है। दरअसल ये बीकानेर के राठौड़ों से संबंधित है और यही वो ग्रंथ है जिसके अंदर हमें ये सूचना मिल जाती है कि बीकानेर दुर्ग का निर्माण किसने और कब करवाया था। तो महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अमरसार नामक एक और ग्रंथ है जिसे जीवाधर ने लिखा है और ये जीवाधर जो है अपने इस ग्रंथ के अंदर उल्लेख करता है कि किस तरह से महाराणा प्रताप और उनके पुत्र अमर सिंह ने मुगलों के खिलाफ सैन्य संचालन किया, किस तरह उन्होंने अकबर के विरुद्ध अपने सैन्य अभियानों को जारी रखा और क्या क्या कठिनाइयाँ उन्होंने झेली। अमर काव्य वंशावली हमारा अगला महत्वपूर्ण ग्रंथ है और इसे लिखा गया था रणछोड़ भट्ट द्वारा। इस अमर काव्य वंशावली में नाम से कंफ्यूज न हो कि अमर काव्य अमर सिंह से रिलेटेड होगा, ऐसा नहीं है। दरअसल इसमें मेवाड़ी राज सिंह सिसोदिया की गाथा लिखी हुई है और उन्हीं का उल्लेख है। उनके समय में होने वाली घटनाओं का व्यापक तौर पर उल्लेख किया गया है।
रत्नाकर हमारा अगला ग्रंथ है जिसे सदाशिव ने लिखा था। इसमें भी राज सिंह सिसोदिया का उल्लेख है। साथ ही साथ राज रत्नाकर से हमें तत्कालीन राज दरबारों में निकलने वाली झांकी का उल्लेख मिल जाता है। ये महत्वपूर्ण ग्रंथ है और इस ग्रंथ से मेवाड़ी शासकों पर बहुत स्पष्ट प्रकाश पड़ता है। अगला ग्रंथ आता है हमारा अजीतोदय। अजीतोदय को भट्ट जगजीवन ने लिखा था और इसमें जोधपुर के राठौड़ वंश का उल्लेख है। जसवंत सिंह और अजीत सिंह राठौड़ ने किस तरह से मुगलों का प्रतिकार किया, उनके मुगलों से संबंध किस तरह के थे, ये तमाम जानकारियां हमें इस ग्रंथ से मिल जाती हैं। अगला हमारा महत्वपूर्ण ग्रंथ है भट्टी काव्य। दरअसल इसे भट्टी ने लिखा था और 15वीं शताब्दी के जैसलमेर का इसके अंदर उल्लेख है। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये 15वीं शताब्दी का जैसलमेर के इतिहास को जानने का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अब हम बढ़ते हैं पृथ्वीराज रासो की ओर। आप अच्छी तरह जानते हैं, आपने पढ़ा होगा कि चंद्रवरदाई द्वारा ये ग्रंथ लिखा गया है और ये माना जाता है कि चंद्रवरदाई इसे पूरा नहीं कर पाए थे और इस ग्रंथ को पूरा करने का श्रेय उनके पुत्र जलहण को है। ये ग्रंथ पृथ्वीराज रासो हमें बताता है कि अग्निकुंड से राजपूतों की उत्पत्ति हुई थी। पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच जो तराइन का युद्ध हुआ 1192, उसका इसमें उल्लेख है और ये बताता है कि किस तरह से पृथ्वीराज चौहान एक बेहद वीर योद्धा अपने समय के रहे थे। ये 4 बास 24 गज अंगुलष्ट प्रमाण, ये जो उक्ति है ये इसी ग्रंथ में देखने को मिलती है। सबसे खास बात जो परीक्षा के नज़रिए से आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि चंद्रवरदाई का पृथ्वीराज रासो, ये ग्रंथ जो है पिंगल भाषा में रचित किया गया है। थोड़ा और आप आगे जाएंगे तो आपको नरपति नाल का बीसल देव रासो नजर आएगा। इसमें भी अजमेर के चौहानों का उल्लेख है, खास तौर से अजमेर के जो शासक थे बीसल देव और उनकी एक रानी थी राजमती, उसकी प्रेम कथा का उल्लेख हमें इसमें मिल जाता है। जहाँ तक बीसल देव रासो का सवाल है तो ये अपभ्रंश पर आधारित है और एक तरीके से आप इसे नीति काव्य मान सकते हैं। यही वो ग्रंथ है जिसमें राजस्थानी और गुजराती भाषाओं का सम्मिश्रण देखने को मिलता है और बीसल देव का विवाह, उनकी उड़ीसा यात्रा, उनकी विरह का वर्णन, ये तमाम चीज़ें हमें इस एक ग्रंथ से देखने को मिल जाती है। ये बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है अगर हम चौहानों के दृष्टिकोण से देखें। काशी छंगाणी नामक एक रचनाकार थे और उनकी रचना है छत्रपति रासो। छत्रपति रासो के अंदर हमें बीकानेर के इतिहास का उल्लेख मिल जाता है। बीका से लेकर कर्ण सिंह तक के शासकों का उल्लेख हमें इस छत्रपति रासो नामक ग्रंथ के अंदर मिलता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 1664 में जो मतीरे की राड युद्ध हुआ था नागौर और बीकानेर के बीच, उसका उल्लेख हमें इसके अंदर मिल जाता है। साथ ही साथ मुगल उत्तराधिकार 1658 युद्ध का वर्णन इसके अंदर मौजूद है और ये भी लिखा हुआ है कि किस तरह से मुगल सम्राट औरंगज़ेब जो थे वो कर्ण सिंह से नाराज़ हुए और किस तरह से उनकी नाराज़गी आगे चली और उसके बाद की घटनाएं क्या हैं। तो काशी छंगाणी का छत्रपति रासो एक तरीके से आप देख सकते हैं कि राजपूताना और मुगल संबंधों पर अच्छी तरह से प्रकाश डालता है और ये एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। फिर आगे हम देखते हैं रतन रासो नाम का ग्रंथ जिसे कुंभकर्ण नामक रचनाकार ने लिखा था। इसमें राठौड़ वंश का उल्लेख है और ये राठौड़ वंश जोधपुर और जालौर के थे, यानी दोनों रियासतों के राठौड़ वंशों का उल्लेख हमें इस रतन रासो में मिल जाता है। रतन रासो की दूसरी खासियत यह है कि यही वो ग्रंथ है जिसके अंदर मुगल उत्तराधिकार युद्ध का वर्णन मिलता है। आप जानते हैं कि शाहजहां जब मौत के कगार पर थे, किस तरह से उनके चारों बेटों में युद्ध हुआ और अंतिम तौर पर उसमें औरंगज़ेब ने विजय प्राप्त की और वो भारत के सम्राट बने। एक और ग्रंथ है जिसे हम शत्रुसाल रासो कहते हैं। ये डूंगरसी नामक रचनाकार ने लिखा था और इसमें बूंदी के शासक शत्रुसाल और उसकी यशोगाथा का उल्लेख देखने को मिल जाता है। तो बूंदी के इतिहास से संबंधित ये एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो उस दौर से रिलेटेड है और इससे हमें तत्कालीन रियासत की जानकारी मिल जाती है। प्रताप रासो ये एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है और जाचिक जीवन ने इसे लिखा। इसमें महाराणा प्रताप का उल्लेख नहीं है बल्कि अलवर के नरेश थे प्रताप सिंह, उनका उल्लेख है। तो ये एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अगला हमारा जो लेखक है वो है नरोत्तम और इन्होंने लिखा था मानचित्र रासो। इसमें आमेर के राजा मान सिंह प्रथम और उनके प्रारंभिक जीवन, साथ ही साथ उनके पारिवारिक और सामाजिक जीवन सहित तमाम चीज़ों का उल्लेख है। अगला ग्रंथ हमारा आता है जोगीदास का सुजान सिंह राठौड़।
सुजान सिंह रासो, ये महत्वपूर्ण ग्रंथ है और इसमें बीकानेर के सुजान सिंह का उल्लेख है। एक दयाल नामक लेखक थे जिन्होंने राणो रासो नामक ग्रंथ लिखा और इसमें उल्लेख है कि किस तरह से मेवाड़ और मुगलों के बीच संघर्ष चला और किस तरह से मेवाड़ी शासकों ने उस संघर्ष को लीड करते हुए मुगलों के खिलाफ स्वतंत्रता का अपना युद्ध जारी रखा और अधीनता स्वीकार नहीं की। एक और महत्वपूर्ण ग्रंथ है लक्ष्मणगढ़ रासो, जिसे खुशाल नामक व्यक्ति ने लिखा है, लेखक ने लिखा है। इसमें अलवर के नरेश प्रताप सिंह और शाह आलम द्वितीय के सेनापति नजफ के बीच एक युद्ध हुआ, उसका उल्लेख है। ये महत्वपूर्ण ग्रंथ है और इस ग्रंथ की जानकारी होनी चाहिए, परीक्षाओं में कई बार पूछ लिया गया है। अगला जो हमारा ग्रंथ है वो पृथ्वीराज राठौड़ का है, बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ग्रंथ का नाम है वेली किशन रुक्मणीरी। महत्वपूर्ण ग्रंथ इसलिए क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न आपकी परीक्षाओं में आते हैं। दरअसल पृथ्वीराज राठौड़ कौन थे? ये बीकानेर के नरेश राय सिंह के छोटे भाई थे। इनका उपनाम पीथल भी है और ये सम्राट अकबर के दरबार में एक नवरत्न की भूमिका में रह रहे थे। इस ग्रंथ में वेली किशन रुक्मणीरी, इसमें एक तरीके से कृष्ण और रुक्मणी के प्रणय का उल्लेख है और इसे 5वां वेद और 19वां पुराण माना जाता है। बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसकी प्रारंभिक जानकारी आप जरूर रखिए, परीक्षाओं में सिर्फ प्रारंभिक जानकारी आपसे पूछी जाएगी। अगला हमारा ग्रंथ है अचलदास खिचीरी वचनिका और इसे लिखने वाले व्यक्ति का नाम था शिवदास गार्डन। शिवदास गार्डन ने अपने इस ग्रंथ के अंदर ये बताया कि किस तरह से गागरोन के अचलदास खींची और मांडू के हौसंग शाह के बीच युद्ध हुआ और किस तरह से अचलदास खींची के समय में वहाँ की स्त्रियों ने जौहर किया और अपने सतीत्व की रक्षा की। महत्वपूर्ण ग्रंथ है। राव जेतसिरो छंद हमारा अगला महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसे बीटू सूजा ने लिखा। राव जेतसिरो छंद की जो भाषा है वो डिंगल है, ये महत्वपूर्ण तथ्य है, इसे आप ध्यान रखें। इस ग्रंथ के अंदर बीटू सूजा ने बीकानेर नरेश राव जैतसी और कामरान के बीच होने वाले युद्ध का उल्लेख किया है और ये बताया है कि इस युद्ध के अंदर जैतसी की विजय हुई। जैन लेखकों ने भी अपना इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण रोल निभाया है और हम देखेंगे कि कानड़ दे प्रबंध, ये एक ग्रंथ था जिसे पद्मनाम नाभि नामक व्यक्ति ने लिखा। इसमें जालोर के कानड़ दे, वीरम दे और अलाउद्दीन खिलजी के युद्ध का उल्लेख है। साथ ही साथ इसी ग्रंथ में लिखा है कि किस तरह से वीरम दे और फिरोज़ा में प्रेम प्रसंग चला। फिरोज़ा अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री का नाम माना जाता है और वीरम दे और उसके बीच प्रेम प्रसंग था। फिर उसके आगे की बहुत सारी ऐसी घटनाएं लिखी हुई है जो अन्य ऐतिहासिक ग्रंथों में देखने को हमें नहीं मिलती है। फिर कल्याण दास का नाम आता है जिन्होंने एक ग्रंथ लिखा राव रतनरी वैली। इसमें बूंदी के रतन सिंह का उल्लेख किया गया है। अब ये इन ग्रंथों के अलावा हमें ये भी देखना है कि साहित्य का एक प्रकार और है जिसे हम ख्यात साहित्य कहते हैं। ख्यात को अगर आप समझना चाहते हैं तो इसका अर्थ है ख्याति को प्रतिपादित करना। आमतौर पर ये कथित साहित्य होता है। जो विस्तृत इतिहास होता है उसे ख्यात कहते हैं और जो संक्षिप्त इतिहास होता है उसे वात कहते हैं। ये राजस्थानी बोलियों के शब्द हैं। ज़्यादातर ख्यात साहित्य आपको गद्य भाषा में ही देखने को मिलता है और 16वीं शताब्दी के बाद से ख्यात साहित्य महत्वपूर्ण हुआ है। ख्यातों को आप 4 कैटेगरी में बांट सकते हैं: इतिहास परक ख्यातें, वार्ता परक ख्यातें, व्यक्ति परक ख्यातें और स्फुट ख्यातें। सबसे पुरानी ख्यात जो है वो मुहनोत नैणसी की मानी जाती है, जिसका आगे हम उल्लेख करेंगे और देखेंगे कि उस ख्यात में महत्वपूर्ण चीज़ें क्या है। मालदेव, शेरशाह, सूरी के बीच जो संबंध थे, इनकी जानकारी का प्रमुख जो स्रोत हमारे पास है वो ख्यात साहित्य है। मानसिंह प्रथम जो थे वो उदय सागर पाल पर मानसिंह और प्रताप की जो भेंट हुई थी उदय सागर पाल पर, उसका भी इसमें उल्लेख है। नैणसी ने उल्लेख किया है और आमेर की ख्यात में भी उसका उल्लेख है। नैणसी एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी ख्यात रचना के अंदर उन स्रोतों का भी उल्लेख कर दिया है जिन स्रोतों से उन्होंने सूचनाएं उठाई है। यही वजह है कि मुहनोत नैणसी का रोल बहुत बड़ा है। मुहनोत नैणसी जी ने जो ख्यात लिखी वो मारवाड़ी और डिंगल भाषा में है और मुहनोत नैणसी जोधपुर नरेश जसवंत सिंह फर्स्ट के दरबारी थे। मुंशी देवी प्रसाद जो बहुत बड़े इतिहासकार रहे हैं, उन्होंने मुहनोत नैणसी को राजपुताने का अबुल फजल कहा है।
इसकी ख्यात में लगभग सारी राजपूताने का उल्लेख है, साथ ही साथ पड़ोसी रियासतों का भी उल्लेख है, जैसे सिंध है, गुजरात है, महाराष्ट्र है। यहाँ के इतिहास का भी मनोत नैणसी ने उल्लेख किया है। नैणसी हमें बताता है कि राजपूतों की कुल 36 शाखाएं थी, जो अपने आप में एक महत्वपूर्ण तथ्य है। इसी नैणसी का दूसरा एक और ग्रंथ है जिसे मारवाड़ परगनारी विकत कहते हैं, यानी दूसरा नाम है उसका गांवारी ख्यात। एक तरीके से आप इसे राजस्थान का गजेटियर या सर्व संग्रह कह सकते हैं। नैणसी वो व्यक्ति थे जिन्होंने गढ़ गड़ेयों और अंतर्राज्यीय संबंधों का उल्लेख किया, लेकिन इन सब खूबियों के बावजूद भी मुहनोत नैणसी की रचना में कुछ कमियां हैं। जैसे इन्होंने जो वंशावलियां ली है वो भाटों की पोथियों से ली है, साथ ही साथ कुछ ख्यात में कई जगह असंगतियां हैं, कई जगह भ्रमोत्पादक वर्णन इन्होंने कर दिया है, तारीखें सही नहीं मिलती है, वर्णन क्रमानुसार नहीं है। बहुत सी जगह ऐसा देखने को मिलता है कि घटनाओं का वर्णन एक ही जगह पर संपूर्ण नहीं किया इन्होंने, आधी घटना कहीं लिखी है, फिर आधी घटना और कहीं लिख दी है। तो इन चीज़ों से थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं कि इनकी ख्यातों की भी एक लिमिटेशन है, लेकिन फिर भी इनका महत्व है। एक और महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं बांकीदास, जिन्होंने भी एक ख्यात लिखी, बांकीदास की ख्यात। ये जोधपुर नरेश मान सिंह के दरबारी थे और नाथों के जो गुरु थे देवनाथ, उनके माध्यम से ये तत्कालीन नरेश मान सिंह से मिल पाए थे। तो ये जब राजा मान सिंह से मिले तो मान सिंह बांकीदास से प्रभावित हुए और उन्होंने बांकीदास को अपना भाषा गुरु बना दिया और साथ ही साथ इन्हें लाख पसाव भी दिया। बांकीदास की ख्यात मारवाड़ी और डिंगल भाषा में लिखी हुई है और इन्होंने एक गीत लिखा जो बड़ा फेमस हुआ। उस गीत का नाम, उस गीत के बोल थे, आयो अंग्रेज मुलक रे ऊपर। महत्वपूर्ण है। इनके ख्यात में छोटे छोटे फुटकर नोट भी देखने को मिलते हैं और बांकीदास की कुल मिलाकर 26 कृतियाँ लगभग प्रकाशित हुई है। तो ये महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं और इनकी जानकारी हमें लेनी होगी। प्लीज़ वेट आउटसाइड। अगला व्यक्ति है दयालदास। इन्होंने भी ख्यात लिखी है। बीकानेर के रतन सिंह के दरबारी थे दयालदास और इन्होंने अपनी ख्यात में सरदार सिंह तक के शासन काल का उल्लेख किया है। रत्न सिंह ने कन्यावध को रोकने के लिए सरदारों से गया में एक प्रतिज्ञा करवाई थी। इस बात का उल्लेख भी दयालदास की ख्यात में देखने को मिल जाता है। फारसी फरमानों के नागरी अनुवाद मिलते हैं, साथ ही साथ अंग्रेजी फाइलों के अनुवाद भी दयालदास की ख्यात में मिल जाते हैं। एक और ख्यात है जोधपुर राज की ख्यात, जिसके लेखक के बारे में हमें जानकारी नहीं है। इतिहासकारों का कहना है कि ये लेखक अज्ञात है। इसमें राव सिंहा से लेकर और मान सिंह की मृत्यु तक का हाल पूरा लिखा हुआ है और लेखक इसका अज्ञात है। नागौर से रिलेटेड एक ख्यात है जिसे हम मुंडियार की ख्यात कहते हैं, जिसमें जोधपुर नरेश जसवंत सिंह प्रथम तक की मृत्यु तक के हालचाल लिखे हुए हैं। और इस मुंडियार की ख्यात से पता चलता है कि जोधाबाई मोटा राजा उदय सिंह की दत्तक बहन थी, सगी बहन नहीं थी। और इस जोधाबाई की जो माँ थी वो मालदेव की दासी थी। ये जानकारी हमें सिर्फ मुंडियार की ख्यात से ही देखने को मिलती है। एक और ख्यात है जिसे आप कह सकते हैं कवि राजा की ख्यात। इसमें जसवंत सिंह फर्स्ट तक जोधपुरी राजाओं का उल्लेख है। जिन विजय मुनि, इन्होंने राजस्थानी ख्यात साहित्य को जोधपुर में संग्रहित कराया, इसलिए इनका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखित है। अगर जिन विजय मुनि ने प्रयास नहीं किए होते तो अमूल्य ख्यात साहित्य समाप्त हो गया होता। तो इस तरीके से ये महत्वपूर्ण है और हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी हम प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करें तो ये तमाम चीज़ें हमारे दिमाग में होनी चाहिए। मैंने आपसे कहा था कि जैन लेखकों का भी बहुत बड़ा रोल है और अगर हम जैन लेखकों के बारे में बात करें तो इन्होंने भी बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं लिखी हैं और हम उन रचनाओं का उल्लेख करते हैं। ज़्यादातर 14वीं सदी के बाद का जो जैन साहित्य है वो बहुत महत्वपूर्ण है। नाभिनंदन जीर्णोद्धार प्रबंध, ये एक ग्रंथ है जिसे कक्कड़ सूरी नामक व्यक्ति ने लिखा है। इस ग्रंथ की भाषा पूरी तरह से संस्कृत है। इसी नाभिनंदन जीर्णोद्धार प्रबंध से हमें ये जानकारी मिलती है कि समरसेन ने शत्रुंजय मंदिर का निर्माण करवाया था और साथ ही साथ ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी के दरबार का उल्लेख है, उस समय के व्यापारिक संघों का उल्लेख है और साथ ही साथ तत्कालीन समय में दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में समाज किस तरह से चल रहा था, आर्थिक स्थिति कैसी थी, उसका उल्लेख भी कक्कड़ सूरी ने अपने ग्रंथ में किया है।
दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ है नयनचंद सूरी का हम्मीर महाकाव्य। मैं आपको बता चुका था कि इसमें रणथंभौर के हम्मीर और उसकी उपलब्धियों के साथ साथ अलाउद्दीन खिलजी का उल्लेख है। साथ ही साथ ये ग्रंथ 14 सर्गों में बटा हुआ है और इसमें राजपूतों की सैन्य प्रणाली के बारे में अच्छी जानकारी मिल जाती है। हालांकि इस ग्रंथ के बहुत सारे वर्णन ऐसे हैं जिनसे आप सहमति नहीं रख पाएंगे, अर्थहीन हैं, लेकिन फिर भी कुछ हद तक ये ग्रंथ काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगले जैन लेखक का नाम है सोमसूरी, जिन्होंने सोम सौभाग्य महाकाल नामक ग्रंथ लिखा जो 15वीं शताब्दी के इतिहास पर फोकस करता है। इसमें सामाजिक सांस्कृतिक जीवन की जानकारी मिलती है, कुंभा की उपलब्धियों का वर्णन है। देलवाड़ा का नाम देवाकुल पटका था, ये हमें इसी ग्रंथ से पता चलता है और देवाकुल पटका के व्यापारिक जीवन का उल्लेख है। साथ ही साथ मेवाड़ी चित्रकला का उद्भव और उसका विकास किस तरह से हुआ, इसकी पूरी जानकारी सोमसूरी अपने ग्रंथ सोम सौभाग्य महाकाल में देते हैं। समय सुंदर, इन्होंने भी साहित्य लिखा। यह 16वीं सदी का साहित्य है इनका, जिसमें इन्होंने राजस्थानी गुजराती लोक कथाओं को लिपिबद्ध किया है। ये इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है साहित्य के क्षेत्र में। इन्होंने मेड़ता में रहते हुए सिम्हल सूत्र, जैसलमेर में रहते हुए बालकरगिरी और जालोर में रहते हुए चंपक सेठ की कथा, ये कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं रची है जो बहुत ज़्यादा पढ़ी गई। अगला है हमारा गौरा बादल और गौरा बादल की चौपाई, जिसके रचयिता है हेमरत्न। इन्होंने हेमरत्न ने तत्कालीन ददालीन राजपूत युद्ध प्रणाली का वर्णन किया और साथ ही साथ हेमरत्न बताते हैं कि महाराणा प्रताप और साधु जेठमल इनके बीच संबंध थे, एक दूसरे से इन्होंने मुलाकात की थी। ये हेमरत्न के ग्रंथ से पता चलता है। साथ ही साथ हेमरत्नी बताते हैं कि महारानी पद्मिनी का जो किस्सा है, जो कथा है, उसका ऐतिहासिक पक्ष मजबूत करते हैं हेमरत्न और ये बताते हैं कि ये कोई कथा कहानी नहीं है बल्कि एक ऐतिहासिक सत्य है और पद्मिनी ने कब, क्यों और किन हालात में जौहर किया उसका डिटेल से उल्लेख करते हैं हेमरत्न अपने ग्रंथ में। फिर एक और लेखक हैं उपाध्याय लभ्योदय, जो 17वीं शताब्दी के इतिहास को जानने में हमारी मदद करते हैं। इन्होंने मलेट सुंदर चौपाई नामक ग्रंथ लिखा, जिसमें इन्होंने गुरु शिष्य संबंध कैसे होते हैं उसकी जानकारी हमें दी है। इसके अलावा पद्मिनी चरित चौपाई और भागचंद, पद्मिनी चरित चौपाई इन्होंने लिखा और भागचंद नामक व्यक्ति ने इनसे निवेदन किया था कि आप ये ग्रंथ लिखें और इन्होंने उस ग्रंथ को लिखा। फिर एक और ग्रंथ है हमारे सामने खुमान रासो, जिसे दौलत विजय ने लिखा था और इसमें गुहिल राणाओं की वंशावली मिलती है, इसलिए मेवाड़ के इतिहास का जहाँ तक संबंध है खुमान रासो ग्रंथ एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें जो दौलत विजय है इसे मेवाड़ का अनल्स भी कहा जाता है। ये तथ्य आप परीक्षाओं में याद रखें। और 17वीं 18वीं शताब्दी में मेवाड़ में पर्दा प्रथा कैसे आगे बढ़ रही थी, सती प्रथा की कुरीति किस हद तक विद्यमान थी, इसकी जानकारी हमें मिल जाती है। साथ ही साथ दौलत विजय ये भी बताते हैं कि मेवाड़ियों का उस समय रहन सहन और खान पान कैसा था और किस तरह से अपने आन बान और शान की रक्षा के लिए मेवाड़ के शासक और मेवाड़ की जनता निरंतर प्रयत्नशील रही थी पूर्व में भी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। इसके अलावा अब पुरालेखी स्रोत के बारे में भी थोड़ी बहुत मैं आपको जानकारी दे दूं ताकि आपकी परीक्षा में काम आए। राजस्थान का जहाँ तक मामला है तो पहला शासक मालदेव था, जिसने हुमायूं के पुस्तकालयाध्यक्ष मुल्ला सुर्ख इसे अपने राज्य में नियुक्त कर दिया था। पुरालेख सामग्री भाषाओं में फारसी, राजस्थानी, हिंदी और अंग्रेजी को गिना जा सकता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे फरमान और रुक्के और मंसूर, ये चीज़ें सम्राट जारी करता था, ये सम्राट से रिलेटेड थी। हुस्बुल हुक्म, इंशा और रुक्केयात ये सम्राट की आज्ञा से उसके अधिकारी जारी करते थे। अर्जदाश्त ये वो कागज़ था जो राजपूत मुग़लों को लिखा करते थे। वकील रिपोर्ट में मुग़ल दरबार से ये वकील रिपोर्ट आती थी और रियासतों ने जो अपने दूत दरबार में नियुक्त कर रखे थे वो दूत ये रिपोर्ट भेजा करते थे। एक और चीज़ है परवाना, तो महाराजा द्वारा अपने अधीनस्थ को लिखा जाता था। निशान यानी शहजादों और बेगमों द्वारा मनसबदार को जो पत्र लिखे गए उन्हें निशान कहा गया। खरीता वो चीज़ है कि एक राजा दूसरे राजा से जो पत्र व्यवहार करता था उसे तत्कालीन समय में उनकी भाषा में खरीता कहा जाता था और खरीता बही में उसको रिकॉर्ड भी रखा जाता था। मंसूर तब जारी होता था जब बादशाह की मौजूदगी में शहजादा कुछ लिखकर भेजता तो उसे मंसूर कहते थे। रुक्का अधिकारियों के बीच पत्र व्यवहार को आप कह सकते हैं
और जब बादशाह किसी अधीनस्थ को जागीर दे देता था तो उसे सनद कहा जाता था तत्कालीन भाषा में। इसके अलावा बहिया भी है, जैसे जोधपुर, जयपुर, उदयपुर और कोटा, यहाँ कुछ बहियाँ पाई गई है जो इतिहास की जानकारी का बहुत अच्छा स्रोत है। जब हम मध्यकाल की ओर नज़र करते हैं तो कुछ किताबें और हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। मैं बहुत संक्षेप में उनका वर्णन करूंगा ताकि आपकी तैयारी को एक दिशा मिल सके। बाबर ने एक किताब लिखी जिसका नाम था तुजुक बाबरी, और इसमें खानवा के युद्ध का उसने उल्लेख किया और ये बताया कि बाबर को भारत पर हमला करने का जो निमंत्रण है वो राणा सांगा ने दिया था, और सांगा के निमंत्रण पर बाबर भारत आया और उसने सांगा के निमंत्रण पर भारत पर हमला किया। गुलबदन बेगम इन्होंने हुमायूं नामा लिखा और जौहर आफ्ताब जी इन्होंने तज़किरतुल वाक़ियात लिखे। ये दोनों ग्रंथ अकबर के आदेश पर लिखे गए थे और इसमें मेवाड़ व मारवाड़ से मुग़लों के संबंध कैसे थे इसकी डिटेल से जानकारी हमें मिल जाती है। हल्दीघाटी युद्ध, इसका वर्णन बदायूनी ने किया है और बदायूनी हल्दीघाटी युद्ध के समय खुद मैदान में मौजूद था, इसलिए इसने जो विवरण लिखा है वो आंखों देखा विवरण है। तबकात अकबरी ये एक ग्रंथ है जिसे निज़ामुद्दीन अहमद ने लिखा और इसी ग्रंथ से हमें शेर शाह सूरी और मालदेव के संबंधों का पता चलता है। अब्बास कार शेरवारी ये सुमेल युद्ध में शेरशाह के खेमे में मौजूद थे। फुतुहात ए आलमगिरी, इस ग्रंथ के जो रचनाकार हैं वो ईसरदास नागर हैं और इसमें दुर्गादास राठौड़ की कूटनीतिज्ञता का उल्लेख है। पता चलता है कि किस तरह से उन्होंने मारवाड़ का प्रतिनिधित्व करते हुए अपने स्वामी को, अजीत सिंह को बचाया और किस तरह से मारवाड़ को मुग़लों से बचाए रखा। शिवदास नामक लेखक थे जिन्होंने एक ग्रंथ लिखा मुनव्वर ए कलाम। इसमें ये उल्लेख मिलता है कि किस तरह से जोधपुर के शासक ने इंद्र कुंवरी का विवाह फर्रुख सियर से कर दिया था। एक और लेखक हैं जो अजमेर के हैं, उनका नाम है कालीदास कायस्थ और इन्होंने एक ग्रंथ लिखा तारीख़ राजस्थान। तारीख़ राजस्थान, इस ग्रंथ का ओरिजिनल नाम था नस्बुल अनसाब और जयपुर के शासक प्रताप सिंह के आदेश पर यह ग्रंथ लिखा गया था। इसकी एक हस्तलिखित प्रति टोंक के कार्यालय में अभी भी रखी हुई है। आधुनिक काल पे जब आप आते हैं तो आधुनिक काल में आपको इतिहासकारों के नाम मिलते हैं, जैसे कर्नल जेम्स टॉड हैं। तो जून 1806 में कर्नल जेम्स टॉड पहली बार उदयपुर आए थे और मार्च 1818 में दक्षिणी राजस्थान का इन्हें रेजिडेंट बना दिया गया और फिर ये उदयपुर आए थे। दक्षिणी राजस्थान का मतलब था मेवाड़ और हाड़ौती, जिसका इन्हें तत्कालीन रेजिडेंट बनाया गया था। नवंबर 1919 में इन्हें सिरोही के साथ साथ मालवा का भी प्रभार मिला और कर्नल जेम्स टॉड की इतिहास में बहुत ज़्यादा रुचि थी। इन्होंने इनके जो गुरु थे उनका नाम था ज्ञानचंद, जिनसे उन्होंने भाषाओं को सीखा और तत्कालीन स्थिति के बारे में आगे जाकर लिखा। 1822 में कर्नल जेम्स टॉड लंदन चले गए और 1829 में इनके एनल्स का पहला भाग छपकर सामने आया और जैसे ही वो छपकर सामने आया तो लंदन के लोगों में, विदेशियों ने उसे पढ़कर भारत की तरफ वे और ज़्यादा आकृष्ट हुए। 1832 के अंदर एनल्स का दूसरा भाग जो था वो लिखा गया, ट्रेवल्स इन सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपुताना। ये भी महत्वपूर्ण पुस्तक है। तो ये किताब ट्रेवल्स इन सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपुताना, जेम्स टॉड ने इसे अपने गुरु को समर्पित कर दिया। इनके गुरु थे ज्ञानचंद। टॉड ने राजपुताना के भूगोल, शासकों की वंशावली, तत्कालीन सामंतवाद, मेवाड़ी इतिहास, तत्कालीन परंपराओं का बेहतरीन तरीके से उल्लेख किया है और इन्होंने ये लिखा है कि राजपुताने में हर जगह थर्मोपोली जैसा युद्ध क्षेत्र और लियोनिडॉस जैसा योद्धा मौजूद है। इनके लेखन ने यूरोप वासियों को राजस्थान की ओर आकृष्ट किया और यही वजह है कि इन्हें आधुनिक राजस्थान के इतिहास का पितामह मान लिया जाता है। लेकिन टॉड के इतिहास में भी कुछ कमियां हैं क्योंकि ये ज़्यादातर राजदरबारों से संबंधित रहे, इसलिए इन्होंने राजदरबारों से रिलेटेड चीज़ें ज़्यादा लिखी है। आम जनता किस तरह से जीवन गुजार रही थी उसके बारे में इन्होंने काफ़ी कम लिखा है, बल्कि न के बराबर लिखा है। साथ ही साथ इन्होंने जो भी लिखा है वो यहाँ के भाषा विशेषज्ञों से बात करने के बाद अनुवादकों के भरोसे लिखा। यही वजह है कि उसमें बहुत सारी त्रुटियाँ आ गई।
सांप्रदायिक लेखन के लिए जेम्स टॉड की आलोचना की जाती है। इन्होंने इस तरह इतिहास लिखा है कि हिंदुओं और मुसलमानों में आपस में फूट पड़े। साथ ही साथ सामंतवाद का उल्लेख करते समय जेम्स टॉड ने यूरोपीय सामंतवाद और राजस्थानी सामंतवाद को एक जैसा मान लिया, जो इनकी गलती है। कई जगह इन्होंने घटनाओं का क्रम सही नहीं दिया, कई जगह तारीखें सही नहीं दी, लेकिन इन तमाम कमियों के बावजूद हम कह सकते हैं कि जेम्स टॉड का बहुत बड़ा रोल है राजस्थान के इतिहास में। अगले हमारे लेखक थे एल.पी. टेसीटोरी, जो इटली के थे। ये सबसे पहले जोधपुर आए और रामकरण आसोपा ने उस समय इन्हें सहायता दी तत्कालीन ग्रंथों को समझने में। बाद में ये बीकानेर चले गए और महाराजा गंगा सिंह, जो बीकानेर के शासक थे, उन्होंने चारण साहित्य संकलन का कार्य टेसीटोरी को सौंप दिया। बीकानेर में जब टेसीटोरी कार्य कर रहे थे, उसी समय जैन आचार्य विजय धर्म सूरी से इनकी मुलाकात हुई और आगे चलकर टेसीटोरी ने 2 ग्रंथ लिखे, राजस्थानी चारण साहित्य व ऐतिहासिक सर्वे, और दूसरा था पश्चिमी राजस्थान का व्याकरण। रामायण, महाभारत, गीता का इटली भाषा में अनुवाद किया गया। वैली किशन रुक्मणी और राव जेठ सिरोचंद का संपादन इन्होंने किया। बीकानेर म्यूजियम की स्थापना करवाई। सरस्वती, दशवती और पूर्व हड़प्पन कालीबंगा सभ्यता की खोज इन्होंने की। रंग महल, बड़ोपल, रतनगढ़ की खोज की। इस वजह से टेसीटोरी का योगदान राजस्थान के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है। फिर है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, जिन्होंने 1912 में ग्रंथ लिखा लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, महत्वपूर्ण ग्रंथ है। दूसरा इनका ग्रंथ आया मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, ये भी महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ कैलकाटा से अपना संबंध रखा, उससे जुड़े रहे और आधुनिक भाषा विषयक विश्वकोश में राजस्थानी बोलियों का इन्होंने वर्णन किया है। इंडियन एंटिक्वेरी पत्रिका के लेखक भी जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन थे। फिर इसके बाद में और बहुत से ऐसे लेखक हैं जिनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, और इसके दूसरे पार्ट के अंदर हम उन तमाम लेखकों को देख लेंगे, क्योंकि समय काफ़ी ज़्यादा हो गया है और ये लिटरेचर वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। एक ही चीज़ याद रखिए कि जो भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इसमें दिए गए तथ्य पूरी तरह से प्रमाणिक हैं, और आप अगर इन्हें 2-3 बार सुनेंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी और परीक्षा में इनसे बाहर तथ्य आ जाए, ऐसा मुमकिन मुझे तो लगता नहीं है। आपकी तैयारी के लिए और आपकी सफलता के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद।